वेलकम बैक वंस अगेन। और बड़ी तेजी से पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी जिंदगियों में तब्दीली आई, मगर वो मस्बत तब्दीली नहीं कही जा सकती क्योंकि महंगाई के बोझ तले अब वो पिसते जा रहे हैं। और जो चीज़ पहले 100 रुपए में आती थी अब वो 300 में मिल रही है या 400 में मिल रही है और कहीं तो अवेलेबल भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जब पेट्रोल के दाम भी ऊपर चले गए, डॉलर ऊपर जाता है तो रुपए की कदर गिरती है, तो महंगाई का बोझ अवाम पे पड़ता है, बिजली के बिल आते हैं बड़े बड़े। ऐसे में ये बताया जा रहा था कि IMF से मामला तय हो जाएं, वहां से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे तो मामला बेहतर हो जाएगा, इम्पोर्ट पर पाबंदी है। ऐसे में ये बताया जाता है वजीर खजाना की जानिब से अगले हफ्ते मामला तय पा जाएंगे, लेकिन अगला हफ्ता आता है, गुजर जाता है, मुआहदा नहीं हो पाता। तो क्यों ये डिले है जबकि हमने वो तमाम तर शराइत IMF की पूरी कर दी हैं और महंगाई के बोझ तले अवाम इस वक्त पिस गई। 170 अरब के जो टैक्स हैं वो भी अवाम पर लगा दिए गए हैं। किफायत शुआरी मुहिम अपनी जगह जारी है कि पैसे बचाए जाएं। तो फिर ऐसे क्या मामलात हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं? बिलावल भुट्टो वजीर खारजा वो ये फरमाते हैं कि IMF इंसाफ से पेश नहीं आ रहा। तो क्या ये ज्यादती IMF की तरफ से जारी है या अभी बहुत से ऐसे मराहिल हैं जो पाकिस्तान ने कंडीशंस जो मान ली थी वो तय नहीं की हैं? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद होंगे, शब्बर जैदी साहब जो कि FBR के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ हैं, माहिर माशियात। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, सर आपसे आगाज करूंगी। पहले तो ये बताइएगा इस वक्त स्टेटस क्या है? वजीर खजाना कह रहे हैं कि बहुत करीब पहुंच गए मुआहदे पर, तो ऐसे ही है? आपको नजर आ रहा है कि अगले हफ्ते बस मुआहदा तय पा जाएगा? सदफ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, एक तो बात है कि IMF से इस वक्त पाकिस्तान को कोई राह फरार नहीं है। हमने कोशिश करके देखी कि हम फ्रेंडली कंट्री से पैसे लेके टाइम राइड कर लें। मैंने हमेशा कहा है कि हमने पिछले 12-14 महीने में इनहराफ किया है कई चीज़ों से जो हम फंड के साथ तय करते थे, चाहे वो बजट की प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हों, चाहे वो डॉलर को पेग करना हो रुपए के साथ, चाहे वो मॉनेटरी टाइटनिंग हो। हम कई दफा इनहराफ करते रहे तो एक ट्रस्ट डेफिसिट बन गया। उस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से एक बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है इस दफा जब IMF के साथ मुज़ाकरात हुए। यूजुअली ये होता है कि जब IMF का मिशन आता है और चीजें तय हो जाती हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। चूंकि मैंने कई बार पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF से करवाया है, उसके बाद हम प्रायर एक्शंस कर देते हैं। इस दफा उन्होंने कहा है कि आप प्रायर एक्शन सारे कंप्लीट कीजिए और जब आप वो कर लेंगे तो हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे और फिर मूव करेंगे बोर्ड के लिए। एक तो ये कलीदी तब्दीली है जो हुई है। अब जहां खड़े हैं मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारी चीजें हो गई हैं। एक चीज का इशू आ रहा है और वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। पाकिस्तान ने कंफर्म करनी है अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सऊदी अरेबिया की है, मल्टीलैटरल्स की है, बायलैटरल्स की है, और तय करना है कि हमारे रिजर्व्स क्या होंगे। मतलब मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट एम करना चाहिए कि हम 8 से 10 अरब डॉलर के रिजर्व्स बिल्ड करें। दो ये बोरोड रिजर्व्स हैं, बट इन द शॉर्ट रन वी डोंट हैव अ चॉइस। ये अगर तय हो जाए, करंट अकाउंट का खसारा क्या बनेगा? आई थिंक कि चूंकि इंपोर्ट्स थोड़ी खोलनी पड़ेंगी वंस यू गेट इनटू द फंड प्रोग्राम, तो ये थोड़ा सा आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आपका करंट अकाउंट भी थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा जो अभी बिल्कुल इंपोर्ट्स को कर्ब करके रखा हुआ था। तीसरा ये है कि आई थिंक पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस पे भी बात हो रही है और पाकिस्तान को चूंकि मेरा ख्याल है कि अब डेट रीप्रोफाइलिंग का सोचना है, तो इस पे भी एक DS से आता है डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस, जो जब मुआहदा हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो वहां पे मौजूद होगा। तो उस पर भी अब हमने तय करना है कि जून 23 के बाद हमने आगे कैसे चलना है। ये सारी चीजें हैं। इसमें याद रखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जो रेसिपिएंट कंट्री है उसकी अपनी कॉम्पिटेंस बहुत मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी ये सब कुछ कर सकते हैं। प्लस हम ऑफ कोर्स आखिरी 6 माह में हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए पॉलिटिकली टॉक्सिक फैसले करने, उनके लिए वो फैसले जो कि शॉर्ट टर्म में भी डिफिकल्ट लग रहे हैं वो मुश्किल थे। और आखिरी बात यह है कि हार्श चेंजेस जरूर करने पड़ रहे हैं, हार्श एडजस्टमेंट जरूर करनी पड़ी हैं। बट सदफ, इसमें भी कसूर हमारा ही है। हमें कभी भी किसी पे कोई चीज नहीं डालनी चाहिए। सितंबर 2020 से ओगरा ने आपकी कई बार डिटर्मिनेशन की गैस की कीमत की। हमने 28-30 माह में कभी भी ये तय नहीं किया इस मुल्क में कि हम कुछ तो एडजस्ट करते अपनी गैस की कीमत को, हम कुछ तो अपनी एनर्जी की एफिशिएंसी को एडजस्ट करते, हम कुछ तो पावर सेक्टर की कीमत को ठीक करते, हम कुछ तो अपनी डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाते। मतलब कहने का ये है कि ये सारे फैसले करने तो हम नहीं थे, पर चूंकि हम नहीं करते तो आखिर में आके हम फिर जो एडजस्टमेंट अब कर रहे हैं, अब रुपए की भी अगर हम ऑर्डरली मूवमेंट करते रहते, उसको ना रखते पेग्ड, तो शायद आपको इतनी एडजस्टमेंट बड़ी ना करनी पड़ती। एडजस्टमेंट्स बड़ी हैं, इनका
फिजिकल में भी हैं, मालियाती भी हैं, मॉनेटरी भी हैं, एनर्जी में भी हैं। सो ऑब्वियसली, और बोझ लोगों पे बहुत हैवी पड़ रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और इसके लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। खाली 400 अरब का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देना जो है मेरा ख्याल है काफी नहीं होगा। साथ साथ हमें कुछ रूम क्रिएट करना चाहिए और कुछ और चीज की जा सकती हैं, मिनिमम वेज को छेड़ना, हाँ। ये चीजें भी हुकूमत को करनी चाहिए। अच्छा, तरफ आती हूँ। मीनवाइल जब हम शब्बर ज़ैदी साहब को हम रिकनेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल आपने कुछ फैक्टर बताए नहीं, हम डिपेंडेंट है कि बैरूनी इमदाद आए, जिसके लिए आपने कहा कि एक्सटर्नल फाइनेंस बैलेंसिंग होनी चाहिए, फिर इम्पोर्ट खुलनी चाहिए। तो कौन से ममालिक हैं जो मदद कर सकते हैं? चाइना की तरफ से तो मदद आ गई, मगर जो दीगर ममालिक हैं, क्या रुकावट है कि वो मदद नहीं आ रही जिस पे हम रिलाय कर रहे थे? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखें, आपका जो सबसे बड़ा इस वक्त मुल्क है जो सऊदी अरेबिया, जिससे आपने 2 अरब डॉलर की बात की, तो उसके वजीर खजाना ने भी आपको यही कहा कि आप अपने मुल्क में टैक्सेशन कीजिए, आप अपने मुल्क में अमीरों से टैक्स कलेक्ट कीजिए। हम भी कर रहे हैं, यानी कि वो भी कर रहे हैं। एक वो मुल्क जिसके पास ऑयल प्रोडक्शन है, अरामको जैसी इतनी बड़ी कंपनीज हैं, उनका इतना बड़ा डिविडेंड आता है, उसने भी ये कहा। तो एक तो सऊदी अरेबिया के साथ चीज तय होनी है। चाइना से भी अभी आपको 700 मिलियन एक आया है और 500 मिलियन एक आया है। ये याद रखिए सदफ, आप हैरान होंगी कि ये नए पैसे नहीं हैं, ये पैसे आपके मुल्क ने वापस किए थे एज कमर्शियल फाइनेंसिंग, जो बोरोइंग की हुई थी कोई 4 माह पहले। यूजुअली चूंकि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सर्व किया एज एडवाइजर टू देम, तो हम ये पैसे बड़ी जल्दी रीफाइनेंस करवा लिया करते थे, बिकॉज पाकिस्तान तो एक परपेचुअल मतलब डेट में है, जहां पे हमें डेट लेना पड़ता है मुल्क के रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए। सो हम अब ये करवाने में 3-4 माह लग गए हैं। इसके अलावा चाइना से भी मेरा ख्याल है तकरीबन 700 मिलियन डॉलर और है। फिर आपके मल्टीलैटरल्स के पैसे हैं। वर्ल्ड बैंक का एक 950 मिलियन डॉलर का लोन है जिसको हम राइज कहते हैं, ये बजट सपोर्ट का है, उसमें भी कुछ इकदाम हमने करने हैं। सो फंड ने उनके साथ तय कर रहे हैं। सदफ, मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि ये सारा ओनस हम पे डाल देना, यानी कि रेसिपिएंट कंट्री पे भी कुछ इसमें थोड़ा सा IMF को सोचेगा। पाकिस्तान ने बहुत से कदम उठाए हैं, जहां खड़े थे वहां से बहुत आगे आ गए हैं। रेसिपिएंट कंट्री को फाइनेंसिंग की वजह से ही पाकिस्तान जैसी हर दफा जाती है IMF में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के खसारे में आता है, और वो एक पेरेनियल खसारा है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी वायर्ड इस तरह है जहां हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा है और हमारा करंट अकाउंट जैसे ही बढ़ता है ग्रोथ से, तो हम पहुंच जाते हैं IMF के पास। ठीक है।